आज मैं आपके सामने एक हॉट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि हमारा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आज की डेट में हर बंदे को इतना पता चल गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी एक कंपनी का डीमर्जर किया है जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से मशहूर है। इस कंपनी के अभी लिस्टिंग भी नहीं हुई है और लोगों ने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बना दी है क्योंकि उनको ये पता है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। मुकेश अंबानी जी का एक बिजनेस प्लान होगा इसके अंदर बहुत बड़ा और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी बन सकता है। लेकिन मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन ये देता हूँ कि जब मार्केट के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए बिकॉज ऑफ न्यूज़ फ्लो, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन स्टॉक्स को आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को फॉलो करके आपने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ऐसे केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाती हैं। क्योंकि जब भी वो लिस्टिंग आएगी उस कंपनी की तो लोग भर के उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले तो उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं और कंपनी का जब प्राइसिंग सही आएगी अपने लेवल पे तो उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट का विचार आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उसका बिजनेस समझना पड़ेगा डीप डाइव के अंदर। तो सबसे पहले तो कंपनी की जो मार्केट एस्टिमेटेड वैल्यू होगी जब वो लिस्टिंग होगी तो वो अराउंड माना जा रहा है कि अराउंड 1,50,000 करोड़ से ऊपर की होगी। तो ऑलरेडी ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एनबीएफसी लिस्टेड स्पेस के अंदर हो चुकी है और अभी तक कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है और लिस्टिंग इतनी ज़्यादा है। ये रीज़न क्या है कि इस कंपनी का जो कैपिटल बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया है, क्योंकि उनको ये पता है कि फिनटेक स्पेस के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हैं और जो इंक्यूबेट प्लेयर्स हैं पहले के जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, आपका पेटीएम हो गए, ये अपनी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी पकड़ बना के बैठे हुए हैं और इनके ही आपको कोर सेगमेंट्स में एंट्री लेनी है। तो उनको ये चीज़ पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनेगी और कंपनी को अपना ढंग से गेम प्ले भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसे मार्केट के प्लेयर्स हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस जो कि इंडिया के अंदर एक ऐसी कैटेगरी में अपनी सेफ प्लेस बना के बैठे हुए हैं जहां पे किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एंट्री नहीं ली थी इतने साल पहले। क्योंकि बजाज फाइनेंस का अगर आप बिजनेस मॉडल समझेंगे तो उनका कोर था पहले बजाज ऑटो के ऑटो लोन्स, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंसिंग में जो एंट्री ली थी वहां पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक एक टाइम पे नहीं था। तो आप अगर कोई भी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे आपको ये जरूर दिखाई देता है कि कोई ना कोई आपको बजाज फाइनेंस का सेल्स का बंदा जरूर मिलता है जो आपको कन्वर्जन करता है कि आप प्रोडक्ट लें लेकिन उसको ईएमआई पे हमारे से करवाएं। तो कंपनी ने इस बिजनेस के अंदर ही इतनी बड़ी एक मार्केट कैप वाली कंपनी खड़ी कर दी बजाज फाइनेंस को देके, जहां पे लोगों को कभी सोच में भी नहीं आया था कि ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम का जो कोर बिजनेस है वो है हमारा क्यूआर बेस्ड पीयर टू पीयर अपनी ट्रांजैक्शंस जो है, जैसे कि एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को पैसा ट्रांसफर कर रहा है। एक आप मर्चेंट पे गए जैसे कि कोई खाने की शॉप पे गए तो वहां पे आपने पेमेंट्स करी। और यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका डेटा कैप्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है जिसने अपना क्यूआर कोड लगा के रखा हुआ है और वहां पे उसका रोज का जो क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स है वो मोर देन 10,000 रुपीज की हैं, जिसमें से एक आइडिया बन सकता है कि 10,000 का अगर क्यूआर बेस्ड पेमेंट आ रही है तो बंदे का अराउंड 2,000 रुपया बनता है। अब ये डेटा जो कैप्चर हो रहा है, अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपना क्यूआर कोड यहाँ पे लगा दे और पिछले 6 महीने के अंदर एक डेटा एनालिसिस कर दे कि यहाँ पे एक एवरेज रोज की जो कैश की पेमेंट है क्यूआर बेस्ड वो अराउंड 10,000 रुपये की है और उसमें से अराउंड 2,000 रुपये पर डे ये बंदा कमाता है। इस केस के अंदर ऐसे लेवल के लोगों को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेंडिंग नहीं करते। लेकिन फिनटेक प्लेयर्स के पास खासियत क्या है कि उनके पास जो बैकएंड में डेटा बैठा हुआ है उसमें यह पता चल गया है कि बंदे के पास कोई सिक्योर्ड एसेट्स ना हो मॉर्गेज करने के लिए, लेकिन बंदे का जो बिजनेस चल रहा है एज अ बिजनेसमैन उसके अंदर एक रेगुलर कैश फ्लो का फ्लो आता जाता है,
जिसके अंदर हम एक ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंडिंग भी दे सकते हैं इस मर्चेंट को। अब ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अच्छी पकड़ नहीं बनाई है, क्योंकि वो एक ऐसे सिक्योर्ड लेंडिंग में काम करते हैं जहां पे उनको एक सिक्योर्ड एसेट भी चाहिए होता है लोन देने से पहले। लेकिन फिनटेक प्लेयर्स का ये कोर कॉम्पिटेंट एरिया हो सकता है, जो कि पेटीएम की आप क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में भी देख सकते हैं कि ये बिजनेस पेटीएम का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर लेट सपोज उस मर्चेंट को 10 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का कंपनी लोन देती है, जैसे इस केस में आप पेटीएम का एग्जांपल लें या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो उसके अंदर उनको ये पता है कि इस पैसे से वो अपनी दुकान को इम्प्रोवाइज करेगा। तो अगर पहले की उसकी जो पेमेंट्स हैं वो 10,000 रुपए की आ रही थी, तो इस इम्प्रोवाइजेशन करने से उसकी 15,000 की पेमेंट होगी और उसका रोज का जो कैश प्रॉफिट था वो 2,000 की जगह 3,000 रुपया हो गया। अब यहां पे गेम आती है कि कैसे फिनटेक प्लेयर्स को फायदा होगा। अगर वो अपने मर्चेंट के साथ ये डील कर ले कि हमें आप रोज का 500,000 रुपया दीजिए और हम आपका जो लोन आउटस्टैंडिंग है उसमें से अपना इंटरेस्ट काट के और अपनी प्रिंसिपल अमाउंट काट के आपको रोज रोज के पैसे आपसे लेके आपका लोन जो है वो प्रीपे करवा देंगे। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कभी सोचा ही नहीं था एक बिजनेस बन सकता है, क्योंकि रेगुलेटरी टर्म्स की वजह से उनको इस बिजनेस में काफी डर दिखाई देता था। लेकिन ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंडिंग के अंदर ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकती है जहां पे ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनको रोज का कैश आ रहा है, लेकिन उनके पास कोई एसेट्स नहीं है लोन लेने के लिए और अपने बिजनेस को इंप्रूवाइज करने के लिए। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी फोकस एरिया रहेगा, जैसे कि पेटीएम का है और बाकी फिनटेक प्लेयर्स का है। अब एक और बिजनेस की बात करता हूं, जैसे कि आप रिलायंस रिटेल के जो स्टोर्स हैं, जो कि इंडिया में अराउंड 18,000 से ऊपर के स्टोर्स हैं। मुकेश अंबानी जी को इतने सालों में पता चल गया कि आप इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बेच के पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कंज्यूमर को पहले से ही बाकी मार्केट प्लेसेस के अंदर रेट्स पता है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक लेवल पे आके ही स्टेगनेंट हो जाएगा और इतने परसेंटेज नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस इसमें दिखाई दे। लेकिन इसके अंदर उनको एक और बिजनेस दिखा जो कि वो देख रहे थे इतने सालों से कि वो एक कॉम्पिटिटर कम फर्म्स को दे रहे थे, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, कि लोग इलेक्ट्रॉनिक्स तो रिलायंस रिटेल के स्टोर से ले रहे थे, लेकिन उसको फाइनेंसिंग हम बजाज फाइनेंस या फिर आईडीएफसी फर्स्ट या फिर एचडीएफसी को दे रहे थे। तो बिजनेस मैन का ये फोकस होता है कि यार अगर मैं एक बिजनेस से पैसा नहीं कमा पा रहा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं उसके लेंडिंग बिजनेस में पैसा जरूर कमा सकता हूँ। क्योंकि अगर रिलायंस रिटेल के स्टोर पे अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेल्स पर्सन बैठा होगा और वो एक अच्छी डील देगा कॉम्पिटिटर टर्म्स पे, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बिजनेस खड़ा हो सकता है। ईएमआई का काम है और आपके जो एसेट्स हैं वो आपके हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके फ्रिज हो गए, जैसे आपके आईफोन हो गए। आज की डेट में इनकी जो परसेंटेज ऑफ लोन्स है वो मोर देन 50% से ऊपर है, कि लोग प्रेफर ये करते हैं कि उनका छोटी मोटी ईएमआई कट के ये प्रोडक्ट घर पे आ जाए और वो 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर छोटी सी ईएमआई बांध के इस प्रोडक्ट को यूज करें। ये भी एक ऐसा बिजनेस खड़ा हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि आगे वाले टर्म्स के अंदर बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा बिजनेस होता था। अब बात करते हैं इंडिया की फिनटेक स्टोरी के अंदर, जो कि दिग्गज बादशाह है हमारा ज़ीरोधा। कंपनी ने इंडिया के ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर लीडरशिप पोजीशन उस बेसिस पे बनाई थी जहां लोगों को यही नहीं पता था कि ब्रोकरेज का बिजनेस जो है वो फ्री पे चला रहे हैं कैश मार्केट के अंदर। अब मैं बात करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोर डेटा की, जो कि उनके पास, जैसे कि आप जियो टेलीकॉम जो है उसके अंदर अराउंड 400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। रिलायंस रिटेल के जो कस्टमर्स हैं वो मोर देन 200 कस्टमर्स हैं।
तो इनकी इंटीग्रेशन करके उनका ये मानना है कि ये लोग जहां पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बिजनेस खड़ा हो सकता है। इस केस के अंदर डीमैट मार्केट जो है हमारी ब्रोकिंग बिजनेस की, वहां पे भी मुझे लगता है कि एग्रेसिव अप्रोच से हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंट्री लेगा। वहां पे डिसरप्शन का माहौल खड़ा हो सकता है, क्योंकि इनका कैपिटल बेस इतना स्ट्रांग है कि अगर अगले 3-4 साल ब्रोकिंग बिजनेस से ये लोग पैसा भी ना कमाएं, तो मुझे एक अजम्पशन बेस पे इतना दिखाई देता है कि 10 से 15% का मार्केट शेयर ये लोग खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में इतना गैप है हमारा ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर और मार्केट के पोटेंशियल के अंदर कि यहाँ पे अभी जीरोधा जैसे 3-4 कंपनियां इजीली स्टैंड हो सकती हैं। तो मार्केट के अंदर कंपटीशन के बेस पे इतना बड़ा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा फिनटेक बिजनेस के अंदर, तो ये तो अभी शुरुआत है। और इसके अंदर काफ़ी गलतियां या फिर आप कह सकते हैं कि प्राइसिंग सही होने की वजह से शेयर होल्डर रिटर्न इतनी ना मिले, लेकिन इतना पक्का है कि इन गेम प्ले पे कंपनी अगर सही तरीके से काम कर रही है तो फ्यूचर में अनलॉकिंग तगड़ी होगी। रीजन भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो क्रेडिट रेटिंग है वो अभी फिलहाल AAA कही जाती है। इस क्रेडिट रेटिंग पे उनकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होगी वो भी अराउंड लोएस्ट इन द इंडस्ट्री होगी, जिसका फायदा इस कंपनी को डायरेक्टली मिलेगा। और जो उन्होंने लीडरशिप में बंदे बिठाए हैं एक्स ICICI बैंक के, मुझे लगता है कि उनका बैक एंड एक्सपीरियंस जो बैंकिंग का है वो काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको इस बिजनेस को ढंग से समझने के लिए पहले तो मुकेश अंबानी जी के दिमाग में घुसना पड़ेगा कि वो जब बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल की रिटर्न से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो कैश काउ है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और जो बाकी इंक्यूबेंट बिजनेसेस उन्होंने खड़े करे हैं उसके अंदर वो जेस्टेशन पीरियड 10 साल का भी अगर रख दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो मेरे बिजनेसमैन के लिए भी है जो कि मार्केट के अंदर अपना एक बिजनेस चला रहे हैं 10-15 साल से, और वो एक डाइवर्सिफिकेशन मोड के अंदर कोई और छोटे मोटे बिजनेसेस भी खड़े कर रहे हैं। आप मुकेश अंबानी जी के अगर गेम प्ले में घुस जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि घर की रोटी अगर कोर बिजनेस से चल रही है और ऐसे डाइवर्सिफिकेशन वाले बिजनेसेस के अंदर फिलहाल अगर पैसा नहीं बन रहा, क्योंकि आप जितना भी पैसा उठा रहे हैं उसको आप खर्चों में डाल रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस अगर खड़ा हो रहा है तो 10 साल में ये हो सकता है कि उसमें से एक बिजनेस इतना बड़ा बन जाए कि आपके कोर बिजनेस से ज्यादा की कमाई दे दे। अगर मैं इस बिजनेस के अंदर देखूं तो मुझे इतनी इतनी कैटेगरीज दिख रही हैं जिसके अंदर टारगेट ऑडियंस और टारगेट प्रॉफिट जो है वो बहुत बड़ा दिखाई दे सकता है। लेकिन जेस्टेशन पीरियड इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ये एक ऐसे बिजनेसेस है जहां पे कंपटीशन वाली कंपनीज ऑलरेडी एक अच्छा कंसिडरेबल मार्केट शेयर बना के बैठी हुई है और उस मार्केट शेयर को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एक्सपेंस लगेगा। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक को ध्यान से सिर्फ स्टडी करें, एंट्री देखें कैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाकी बिजनेसेस में ले रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्टॉक प्राइस खरीदना भी होता है। आप कभी कभी अपने बिजनेस को ढंग से समझे, सही टाइम आएगा तो एंट्री ले लेना। क्या बात है, सही बोल रहा हूं ना? थैंक यू।